हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, जैसे कि खबरें आ रही है, सुनने में आ रहा है कि कल यानी 2 अप्रैल 2025 को वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन का विधेयक लोकसभा में पेश हो जाएगा। 4 अप्रैल तक सत्र चलना है, तो यह संभावना है कि कल लोकसभा में पेश होगा और यदि वहां से पारित हो जाता है तो फिर 3 अप्रैल को राज्यसभा में पेश होगा और 3 अथवा 4 अप्रैल तक वहां से पारित करा करके इसको कानून बना लिया जाएगा। दोस्तों, वक्फ अधिनियम में बदलाव करने का जो विधेयक बनाया गया है उसको देखकर यह स्पष्ट है कि बहुत व्यापक बदलाव हो रहा है अधिनियम में। लेकिन मैं केवल 2 बदलावों पर चर्चा करूंगा। सबसे पहला कि इस अधिनियम के नाम को बदला जा रहा है। जो अब तक इस अधिनियम का नाम था वक्फ अधिनियम 1995, तो ये 1995 तो वही रहेगा क्योंकि संशोधन है, तो संशोधन से वर्ष संख्या नहीं बदली जाती। लेकिन आगे से नाम बदला जा रहा है। अब इसका नाम जो अब तक है द वक्फ एक्ट 1995, उसके जगह पर हो रहा है द यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, इंपावरमेंट एंड डेवलपमेंट एक्ट, यानी कि एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण और विकास अधिनियम। अब इसका नाम इतना लंबा हो रहा है, फिर से बता दूं, एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण और विकास अधिनियम। अब इसका नाम इतना लंबा होने जा रहा है, यानी जो इसका नाम था वक्फ अधिनियम उसकी जगह पर हो रहा है एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण और विकास अधिनियम। तो ये एक बदलाव है। शेष एक दूसरा बदलाव जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वह है कि इस अधिनियम की धारा 40 को समाप्त किया जा रहा है। धारा 40 क्या है, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। धारा 40 में वक्फ बोर्ड की यह शक्ति है कि यदि उसको ऐसा लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो वह उसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकता, एक तरफा। देखिए दोस्तों, कानून की बात बता दें। कानून में जिस किसी मनुष्य को या संस्था को या सरकारी डिपार्टमेंट को संपत्ति रखने का हक होता है उसे ही पर्सन यानी व्यक्ति कहा जाता है। एक है मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, एक है व्यक्ति, पर्सन। इसीलिए कंपनी पर्सन होती है और हम आप भी पर्सन हैं। लेकिन अगर कोई पागल है तो वो पर्सन नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग है, पर्सन नहीं, क्योंकि वो संपत्ति नहीं रख सकता अगर उसको मना किया गया है तो जब कभी किसी व्यक्ति के पास संपत्ति रखने का हक होता है तो उसे पर्सन कहा जाता है। तो फिर जैसे मैं एक पर्सन हूं वैसे वक्फ बोर्ड एक पर्सन है। क्या मुझे ऐसी शक्ति है कि जहां कहीं मुझे लगेगा कि यह संपत्ति मेरी है मैं घोषणा कर दूंगा कि मेरी है? क्या किसी भी विभाग को यह शक्ति दी गई है? क्या दुनिया में किसी संस्था को ऐसी शक्ति दी गई है कि कोई भी संपत्ति को देखकर अगर उसको लगता है कि उसकी है तो घोषणा कर दे और जो कब्जे में है उसको कहे कि नहीं आप वापस करिए, हमको दीजिए, और आदेश पारित करे? कि यदि ऐसा कहीं किसी को लगता है तो उसे न्यायालय में जाना होता है और न्यायालय में जाकर प्रक्रिया करवानी होती है। जाना होता है कहां? न्यायालय में। जैसे मैं एक पर्सन हूं, मुझे लगा कि आपके कब्जे में जो संपत्ति है वो मेरी है, तो मुझे उसको पाने के लिए क्या करना होगा? अदालत में जाना होगा, अदालत में मुकदमा करना होगा, अपनी बात को साबित करनी होगी, आपको सुनवाई का अवसर मिलेगा। आप जब हार जाएंगे तब न्यायालय आदेश करेगा कि आपके कब्जे की अमुक संपत्ति इनकी है और इनको वापस करिए। लेकिन तब क्या होगा जब मुझे ही यह शक्ति दे दी जाए कि न्यायालय में गए बिना मैं खुद ही आदेश जारी करने लगूं। तो ऐसी शक्ति वक्फ बोर्ड को दी गई है धारा 40 में। जरा ये देखिए, बोर्ड किसी ऐसी संपत्ति के बारे में जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई आधार का मतलब नहीं है, विश्वास करने का कारण है कि वह वक्फ संपत्ति है, स्वयं जानकारी संग्रहित कर सकेगा। खुद ही जानकारी जुटाया और जानकारी जुटाने के लिए इनको पूरी पावर दी गई है कि जिस किसी विभाग से चाहे उससे यह सूचना मांगेंगे, वो सूचना आरटीआई वाली नहीं है। इस अधिनियम में इनको 1995 में भी पावर मिली हुई है। ये किसी भी अधिकारी को आदेश करेंगे कि यहां की सूचना हमको दीजिए तो देना उनका कर्तव्य है। ये सब लिखा हुआ है आगे की धाराओं में। तो स्वयं जानकारी संग्रहित कर सकेगा। और यदि इस बाबत कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई विशिष्ट संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, अथवा कोई वक्फ सुन्नी वक्फ है या शिया वक्फ,
तो वह ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह उचित समझे उस प्रश्न का विनिश्चय कर सकेगा। बताइए दोस्तों, यदि आप में से किसी को कानून बनाकर यह शक्ति दे दी जाए कि आपको यदि विश्वास करने का कारण होता है कि अमुक संपत्ति आपकी है, तो आप जैसी चाहिए वैसी जांच करिएगा और जांच के उपरांत जो आप निर्णय कर देंगे वही निर्णय माना जाएगा, तो क्या इसे अन्याय नहीं कहा जाएगा? भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो या कोई सरकार, क्या किसी भी सरकार को एक तरफा यह शक्ति दी गई है कि वो किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करके आदेश पारित कर दे? लेकिन वक्फ बोर्ड को यह शक्ति दी गई है। जरा देखिए, वो स्वयं संपत्ति का मालिक भी है और किसी की भी संपत्ति के बारे में यदि उसको विश्वास हुआ कि उसकी है तो वही जांच किया और वही खुद आदेश कर दिया अपने ही पक्ष में। कहां है संविधान? इसी धारा 40 की आलोचना में मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक नीचे दिया हूं, उसको देख लीजिएगा। आगे और जरा देखिए, उपधारा 1 के अधीन किसी प्रश्न पर बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा। मतलब कि मैं कह दूं, मुझे ही शक्ति मिल जाए कि मैं ही घोषणा करूंगा कि कौन संपत्ति मेरी है और मेरे द्वारा की गई घोषणा अंतिम होगी। पीड़ित को क्या करना, केवल ट्रिब्यूनल में जाना है जब तक कि उसको अधिकरण द्वारा प्रतिसंहरित यानी खंडित या उपांतरित यानी बदल न दिया जाए। तो वक्फ बोर्ड खुद से ही जांच करेगा, अपने पक्ष में जांच करेगा, खुद से आदेश करेगा, अपने पक्ष में करेगा। दुनिया की इकलौती संस्था है जिसको अपने ही पक्ष में खुद से जांच करके खुद से घोषणा कर देने का हक है और उसकी वो घोषणा को विनिश्चय निर्णय माना जा रहा है। बड़े ताज्जुब की बात है, इतनी पावर तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं है दोस्तों। ये नरसिम्हा राव की सरकार ने पावर दिया था, कांग्रेस सरकार ने उस समय। अब आगे देखते हैं, जहां बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारण है कि भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसरण में अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन या किसी अन्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या सोसाइटी की कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है। मतलब जो संपत्ति किसी ट्रस्ट एक्ट के अधीन रजिस्टर्ड है या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन सोसाइटी के पक्ष में रजिस्टर्ड है, उसकी संपत्ति पर भी अगर वक्फ को यह विश्वास हुआ कि वो वक्फ की है, तो ये उस रजिस्टर्ड ट्रस्ट को या उस रजिस्टर्ड सोसाइटी को या अन्य कोई अधिनियम है यानी अन्य अधिनियम में कोई अलग इंस्टीट्यूशन है, तो उसको, जैसे रेलवे हो गया, पुरातत्व विभाग हो गया, जितने भी अन्य अधिनियम से स्थापित संस्थाएं हैं, उन सब को क्या करेगा, ऐसी संपत्ति के बारे में जांच कर सकेगा। और यदि ऐसी जांच के पश्चात बोर्ड का समाधान हो जाता है कि ऐसी संपत्ति वक्फ संपत्ति है, एक तरफा ये खुद ही जांच किए और खुद ही इनका समाधान हो गया कि वक्फ की संपत्ति है, तो जरा देखिए इनको पावर कितनी मिली हुई है। तो वह यथास्थिति न्यास या सोसाइटी से मांग कर सकेगा कि वह ऐसी संपत्ति को इस अधिनियम के अधीन वक्फ संपत्ति के रूप में रजिस्ट्रीकृत कराए। कौन लोग बनाए हैं ये अधिनियम? ये कौन लोग हैं? इन्होंने कभी पढ़ा नहीं क्या? दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, कितनी पावर तो भारत के संसद को नहीं है, इतनी पावर सुप्रीम कोर्ट को नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट खुद के पक्ष में खुद ही जांच करे, खुद ही फैसला कर दे, खुद दूसरों से संपत्ति छीन ले। ये सांपत्तिक अधिकार है इनका और खुद अपनी ही संपत्ति की जांच करने की इनको खुद ही शक्ति है। और यदि ये जांच करके निर्णय देते हैं कि इनकी संपत्ति है, तो फिर इनको किसी भी दूसरे को, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे सोसाइटी हो या अन्य अधिनियम के अधीन गठित कोई अन्य संस्था हो, उसको ये आदेश करेंगे कि ये संपत्ति मैंने जांच करके पाई कि मेरी है, तुम मुझे रजिस्ट्री करो। क्या मजाक है? इसी शक्ति का प्रयोग करके तमाम वक्फ बोर्ड्स ने पुरातत्व विभाग को नोटिस देना शुरू कर दिया कि कुतुब मीनार हमारी है, तो लाल किला हमारा है, ताजमहल हमारा है। इसी शक्ति का दुरुपयोग हुआ था। टाइमिंग का ध्यान देना है दोस्तों। यह अधिनियम 1995 में पारित हुआ है। वर्ष 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव की सरकार रही है, जो कांग्रेस के नेतृत्व में चली सरकार रही है, लेकिन गठबंधन की रही है। उसमें चौधरी अजीत सिंह और शिबू सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले, इन लोगों का साथ रहा। छोटे छोटे दलों से मिलकर बनी थी सरकार। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। संभव है कि 1996 में जब लोकसभा चुनाव में जा रही थी सरकार, तो उसने मौलानाओं के कहने पर यह धारा इसमें रखी हो
जिससे कि लोकसभा चुनाव जो होने जा रहा है, बाबरी मस्जिद विध्वंस जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ है, उसके बाद लोकसभा चुनाव कब हुआ? 96 में। तो उससे पहले मुस्लिम वोट लेने के लिए पारित किया गया हो। एक बात का और ध्यान देना है कि इस शक्ति का प्रयोग करके कितनी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित करवाई है और किस दौर में करवाई है। 96 के चुनाव में कांग्रेस हार जाती है। पहले 13 दिन के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है, फिर किसी के समर्थन न देने के कारण सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, और तब कांग्रेस के समर्थन से जनता दल से पहले एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर करीब 1 साल से कम के समय में ही उनसे समर्थन वापस ले लेती है कांग्रेस, और फिर जनता दल के ही आई के गुजराल को समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाती है कांग्रेस, और फिर 4-6 महीने बाद ही उनसे भी समर्थन वापस ले लेती है। फिर इसके बाद चुनाव होता है, और तब चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, एनडीए की पहली सरकार बनती है। फिर 1 वर्ष बाद वह सरकार गिर जाती है, कारगिल होता है, चुनाव होता है, अब एनडीए जो है पूर्ण बहुमत में आता है, और अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं। कब तक बने हैं? सन 2004 तक। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार रहती है, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहते हैं। देखने वाली बात होगी, जांच का विषय है कि किस समय वक्फ बोर्ड ने इन शक्तियों का प्रयोग ज्यादा किया है। क्या जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में थी उस समय इन शक्तियों का दुरुपयोग हुआ? ये दुरुपयोग वाली शक्ति दी ही गई है, या कि उस सरकार के हट जाने के बाद यूपीए सरकार आने के बाद हुआ? यानी किस सरकार ने ढील दी थी? कानून तो गलत बना ही था। देखिए दोस्तों, यहां लिखा है बिल के सेक्शन 20 में सेक्शन 40 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट शैल बी ओमिटेड, यानी कि मूल अधिनियम के धारा 40 को निरसित करने की बात की गई, उसे समाप्त कर देने की बात की गई है। तो मुख्यतः इन्हीं 2 परिवर्तनों पर मुझे बात करनी थी। पहला कि अधिनियम का नाम बदला गया है, और दूसरा कि वक्फ बोर्ड को असीमित, अनियंत्रित, अमर्यादित और असंवैधानिक शक्ति देने वाली धारा 40 को निरसित करने की बात की गई है। अब देखते हैं कि यह वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा में पेश होता है कि नहीं, और पेश होने पर पारित होता है कि नहीं। एक बात और बता दूं कि यदि सरकार के द्वारा पेश किया गया कोई बिल यानी विधेयक लोकसभा में यदि गिर जाता है तो सरकार को बहुमत खोया हुआ मान लिया जाएगा और सरकार भी गिर जाएगी। तो कल का दिन देखने लायक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।